हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जहां भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका, नेपाल में क्यों पहुंची चीनी सेना, क्या है सबसे बड़ी वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे टूरिस्ट वीजा पर श्रीलंका गए 21 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, क्या रहा कारण। साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से मांगी है मदद। जी हाँ, क्या भारत करेगा मदद, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लगातार गलत बयानबाजी के बाद नरम पड़ा चाइना, अब भारत से लगाने लगा ये गुहार। साथ ही केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शाही परिवार के वंशज, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम, एक एक करके आपको बताएंगे, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमेशा की तरह। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि चीन लाख कोशिश कर ले भारत को घेरने की, भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, आखिर क्या है वजह कि भारत के पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका और नेपाल में क्यों पहुंची चीनी सेना, आपको बता दें। एशिया में अपना दबदबा स्थापित करने के लिए पड़ोसी देश चीन लगातार नए नए चाल चल रहा है। इसी कड़ी में उसके एक प्रतिनिधि मंडल ने कई एशियाई देशों का दौरा किया है। इसकी पुष्टि स्वयं चीन द्वारा की गई है। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि उन्होंने पड़ोसी देशों खासकर मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव का दौरा किया है। दौरे के दौरान पड़ोसी देशों के साथ रक्षा मुद्दों पर भविष्य में रक्षा सहयोग के लिए बातचीत की गई है। एशियाई द्वीप में मौजूदा समय में चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश भारत है। यही वजह है कि ड्रैगन भारत के पड़ोसी देशों को अपनी तरफ मिलाकर उसे घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। चीनी प्रतिनिधि मंडल ने 4 से 13 मार्च के बीच श्रीलंका और नेपाल का दौरा करते हुए मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ से खास मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चीनी प्रतिनिधि मंडल द्वारा दौरा करने के बाद चीनी सेना ने भी अपना विचार साझा किया। उन्होंने वीचैट अकाउंट के माध्यम से बताया है कि तीनों देशों में हमने सैन्य संबंधों और आम चिंताओं के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। पड़ोसी देशों के साथ हाल के दिनों में चीनी सरकार अपने रिश्ते सुधारने में कामयाब रही है। इसका ताजा उदाहरण मालदीव है। एक समय था जब मालदीव भारत का अभिन्न मित्र राष्ट्र हुआ करता था और भारत से बहुत नजदीक भी है मालदीव, लेकिन चीन के लुभावे में आकर वो उसका खास मित्र राष्ट्र बन गया है। चीन के दखल की वजह से ही भारत और मालदीव के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। हाल ये है कि दोनों देशों में फिलहाल काफी तकरार चल रही है। मुइज़ का रुख लगातार भारत के खिलाफ नकारात्मक होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है दोस्तों। उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा करता धरता अगर कोई है तो वो है सिर्फ चाइना। इसीलिए मैं जो कहता हूँ वो मेरी बात मानो दोस्तों। ऐसे लुभावने ऑफर दे करके चाइना भारत के पड़ोसियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन सबको अपने पाले में करके भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है चीन। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शेर हमेशा अकेला चलता है, शेर को परवाह नहीं होती कि आगे कितनों का झुंड आ रहा है या शेर के खिलाफ किन्होंने क्या प्लानिंग की है, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत हर सिचुएशन में अपने आप को विजयी बना सकता है, तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। और चीन के इस चाल का आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर्यटक वीजा पर श्रीलंका गए 21 भारतीय करने लगे थे ऐसा काम, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। बताते श्रीलंका में पर्यटक वीजा पर पहुंचे 21 भारतीयों ने कुछ ऐसा काम करना शुरू किया है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने पर्यटक वीजा नियमों का उल्लंघन करके देश में अवैध रूप से कंप्यूटर संचालित व्यवसाय करने के आरोप में 21 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ आव्रजन अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि पर्यटक वीजा पर श्रीलंका आए 24 से 25 वर्ष की आयु के 21 भारतीय लोगों को आव्रजन व प्रवासन विभाग ने मंगलवार को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जाँच के बाद विभाग ने नेगोम्बो शहर में किराए के घर पर छापा मारा, जहाँ गिरफ्तार किए गए लोग कंप्यूटर संचालित व्यवसाय करते पाए गए। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एक घर किराए पर लिया था और कुछ कंप्यूटर संचालित व्यवसाय करते थे। उनके व्यवसाय की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें वेलिसारा हिरासत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से मांगी मदद। शहबाज सरकार ने किस चीज को लेकर मदद मांगी है बता दें। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी का नया वीडियो सामने आया है। हर बार की तरह इस बार भी वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में बात करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय नेवी से मदद मांगी है। शोएब के मुताबिक पिछले 5-6 दिनों से पाकिस्तान के कुछ लोग समुद्र में खो गए हैं। पाकिस्तान सरकार उन्हें अब तक खोजने में नाकामयाब साबित हुई है और यही वजह है कि उसे भारत से मदद मांगनी पड़ रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अपने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे। इस पर एक्सपर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि जरूर वो हमारी मदद करेंगे। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1 महीने पहले ही उन्होंने हमारे कुछ
बंदों को सोमालियाई डाकुओं से छुड़ाया था, उस दौरान हमने उनसे कोई मदद नहीं मांगी थी, फिर भी भारत ने हम पाकिस्तानियों की मदद की। अब तो हमने उनसे मदद मांगी है तो मुझे उम्मीद है कि अब वो हमारी 100% मदद करेंगे। भारत के रिश्ते पर बात करते हुए एक्सपर्ट ने अपने बच्चे का उदाहरण पेश किया। उसने बताया ये मेरा बच्चा है, इसे अच्छी तरह पता है कि भारत डेवलप हो चुका है, उनके पास अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसके दिमाग में भरा हुआ है कि भारतीय लोग अच्छे नहीं होते हैं। इसके दिमाग में ये किसने भरा, ये तो मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये स्कूल जाता है, वहाँ कई तरह के बच्चों से मिलता है, कुछ शिक्षक भी भारत विरोधी होते हैं, इस तरह वहाँ एक अलग ही वातावरण बन जाता है। आखिर में ये भी उन बातों से सहमत हो जाता है कि भारतीय लोग अच्छे नहीं होते। बहरहाल दोस्तों, कई दिनों से जो खबरें आ रही है पाकिस्तान से निकलकर, जहां पाकिस्तानियों की अगर आप व्यू देखें दोस्तों, उनके सोच को देखें तो कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज्यादा बदलती दिखाई दी है और बहुत सारे पाकिस्तानी अब भारत के समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोग क्या मानते हैं, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन का बयान, कहा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सिर्फ सीमा विवाद की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जी हाँ, लगातार गलत बयानबाजी के बाद अब नरम पड़ा चाइना, देने लगा ऐसा बयान। आपको बता दें, चीन ने बुधवार को कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दा संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसने गलतफहमी एवं गलत निर्णय से बचने के लिए दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने का आह्वान किया। भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंध बहुत ही खराब हुए थे। गलवान का संघर्ष पिछले 4 दशकों से अधिक समय में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अपने जवाब में कहा कि भारत और चीन का मानना है कि दोनों देशों की सीमा पर स्थिति का शीघ्र समाधान दोनों के साझा हितों में है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष नेताओं के बीच आम समझ और राजनयिक तथा सैन्य माध्यम से संचार बनाए रखते हुए प्रासंगिक समझौतों की भावना का पालन करेंगे और प्रासंगिक सीमा मुद्दों का समाधान ढूंढेंगे जिसे दोनों पक्षों द्वारा शीघ्र स्वीकार किया जा सके। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे साथ समान दिशा में काम करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे चाइना कह रहा है कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सिर्फ सीमा विवाद की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे में चीन का क्लियर कहना है कि सीमा विवाद अगर हमारा भारत के साथ है तो उसको और चीजों से जोड़ना नहीं चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों को सीमा विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। यानी कि चाइना चाहता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाई चलती रहे, सीमा पर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, समाधान निकला तो ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, हमारी लड़ाई सीमा पर रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे संबंध सीमा को जोड़कर ना देखा जाए। हम तुम्हारे साथ व्यापार करें, तुम हमारे साथ व्यापार करो, हमारा सामान तुम खरीदो। यानी कि चाइना चाहता है कि हम चाइना के सारे सामान को खरीदें, चाइना ऐसे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करे दोस्तों, जीडीपी को बढ़ाए और कल उसी पैसे से सीमा पर भारत को आंख दिखाए। ये चाहता है चाइना और ऐसी बयानबाजी कर रहा है। चीन को लगता है कि भारत मूर्ख है और देशों की तरह उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन शायद अब चाइना को नहीं पता कि ये 2024 का भारत है, एक जनता भारत की समझदार है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर, कमेंट आपका देखने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत के बाद अमेरिका ने भी दिया चीन को बड़ा और तगड़ा झटका। टिकटॉक को बैन करने के लिए सदन ने पारित कर दिया विधेयक। जी हाँ, बस एक ही शर्त पर बच सकती है चीनी एप्लीकेशन। आपको बता दें, भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक बंद करने जा रहा है। अमेरिकी सदन ने टिकटॉक को बैन करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया है कि या तो टिकटॉक अपने चीनी मालिक बाइट डांस से अलग हो जाए या फिर वो अमेरिका को छोड़ दे। अमेरिकी सदन ने इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित करके चीन को कड़ा संदेश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस विधेयक के पक्ष में राजनीतिक रूप से विभाजित अमेरिका के दोनों ही प्रमुख दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सांसद दिखाई दिए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांसदों ने प्रस्तावित कानून के पक्ष में 352 और विपक्ष में सिर्फ 65 वोट दिए। इस विधेयक को पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यदि यह बिल उनके टेबल पर आता है तो वो टिकटॉक हटाने के पक्ष में दस्तखत जरूर करेंगे। अब ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि वाकई में टिकटॉक अमेरिका में बैन हो ही जाएगा। अगली खबर बता दें, फंस गए चीन के गुलाम मुइजू, तुर्की से किलर ड्रोन खरीदने पर हो रहा है बवाल, आखिर क्यों, बता दें। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने तुर्की के साथ रक्षा क्षेत्र में बड़ा सौदा किया है। तमाम कामों को टालते हुए उन्होंने एक किलर ड्रोन खरीदा है। इस सौदे के बाद से वो अपने ही देश में विपक्षी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी का मानना है कि मुइजू द्वारा ये फैसला हड़बड़ी में लिया गया है। एमडीपी के सांसद अहमद ईसा ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कई महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोककर करोड़ों डॉलर के सैन्य ड्रोन विमान खरीद रहे हैं। इसके लिए वो आपात बजट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा समय में मालदीव के सामने इससे भी बड़ी कई प्राथमिकताएं हैं। अहमद के मुताबिक हमारी सरकार के दौरान हमारे एक मित्र राष्ट्र ने हमें निगरानी ड्रोन विमान देने का फैसला लिया था। खास बात यह थी कि वो हमें भी फ्री में उपकरण उपलब्ध करा रहे थे। इस पर हमारी गंभीरता पूर्वक बातचीत चल रही थी। इस मसले का परिणाम निकल पाता उससे पहले हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। एमडीपी के सांसद के मुताबिक मालदीव की मौजूदा सरकार को तुर्की से यह विमान करीब 3 करोड़ डॉलर की व्यय में पड़ा है। अहमद ईसा ने आशंका जताया है कि उनके मुताबिक जल्द ही संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वो ड्रोन खरीदने के पीछे बहुत बड़ी धांधली करके पैसा एकत्रित कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पैसों की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से हड़बड़ी में जल्दबाजी में मुइजू ने तुर्की के साथ इन ड्रोनों की डील की है ताकि वो इसके आड़ में बहुत सारा ब्लैक मनी, बहुत सारा पैसा मालदीव की जनता की आंखों से झोल करके एकत्रित कर सके, धांधली कर सके। बहरहाल दोस्तों, इसी वजह से बवाल मचा हुआ है मालदीव में तुर्की वाले इस ड्रोन को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मॉस्को ने कहा कि रशिया के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमला करना चाहता है अमेरिका। राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को हराने की है सबसे बड़ी साजिश। जी हाँ, रशिया और अमेरिका में इसी वर्ष राष्ट्रपति चुनाव होना है। पुतिन लगातार तीसरी बार रशिया के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं। हालांकि रशिया के कानून के मुताबिक बाध्यता होने से इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पुतिन के विरोध में कोई भी मजबूत विपक्षी नेता नहीं है। ऐसे में उनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। मगर मॉस्को ने इस बीच आरोप लगाया है कि अमेरिका रशिया के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमला करना चाहता है ताकि पुतिन को मिलने वाला मतदान कम हो जाए। ऐसा करके अमेरिका पुतिन को चुनाव में हराना चाहता है। रशिया का कहना है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमला करने की योजना बना रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर रशिया में चुनाव हुए तो आप लोग क्या व्लादिमीर पुतिन को दोबारा से राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहेंगे या नहीं? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर बता दें, रमजान में ड्रैगन ने फिर दिखाया मुस्लिम विरोधी रुख। शिनजियांग में इस्लाम का चीनीकरण किया शुरू। जी हाँ, इस हफ्ते इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो गई है। मुस्लिमों के लिए इस महीने के खास महत्व को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और तमाम दूसरे वैश्विक नेताओं ने दुनिया को 1.8 बिलियन मुसलमानों को इसकी शुभकामनाएं दी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया। झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में उइगर मुस्लिम और तुर्क मुसलमान चीन में होने के बावजूद जिनपिंग ने रमजान को अनदेखा किया। इसकी एक वजह चीनी सरकार का वहां के मुसलमानों के प्रति रुख माना जा रहा है। चीनी अधिकारियों ने दशकों से शिनजियांग में उइगरों मुस्लिमों पर दंडात्मक कार्रवाई की है। चीन उइगर मुस्लिमों पर धार्मिक उग्रवाद और अलगाववाद के आरोप लगाता रहा है। चीनी सरकार उइगरों के चीनीकरण पर भी जोर देती रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, दानिश कनेरिया ने अब CAA का जिक्र कर भगवान हनुमान और राम पर दिया बयान। जी हाँ, भारत में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में CAA कानून को लागू करने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार के इस फैसले से न केवल भारतीय बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी काफी खुश हैं। दानिश ने मोदी सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। 43 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय प्रधानमंत्री को इस मामले में धन्यवाद दिया है। दानिश ने कहा, ये अच्छी बात है, इससे सभी को फायदा होगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि एक हिंदू और सनातनी होने के नाते अपने साथी लोगों के लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। एक हिंदू होने के नाते मेरा भगवान हनुमान और भगवान राम के साथ गहरा संबंध है। लोगों को इसे नकारात्मक चीज के रूप में नहीं देखना चाहिए। हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में दानिश कनेरिया को लेकर आपकी क्या राय होगी, उनके इस बयान पर बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दे, कंगाल पाकिस्तान अब नोट तक नहीं छाप पा रहा है। आधे छपे नोट ही बांटने लगे बैंक। लोगों का फूटा गुस्सा। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की हालत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। देश में रोटी के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें तो पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन अब कंगाली का आलम यह है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ढंग से नोट तक नहीं छाप पा रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे नोट रिलीज कर दिए जो आधे ही छपे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन नोटों को लोगों को देने के लिए बैंकों तक भी पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान के एक बैंक कर्मचारी ने ही इन आधे अधूरे छपे बैंक नोट का वीडियो बना लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल के पीएम प्रचंड ने 15 महीने में तीसरी बार जीता विश्वास मत। कहा, अब मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। बुधवार को संसद में विश्वास मत जीतने के बाद प्रचंड ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता प्रचंड ने 15 महीने के भीतर तीसरी बार विश्वास मत जीता है। बुधवार को विश्वास प्रस्ताव पर नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में प्रचंड को 157 सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ। CPN प्रतिनिधि सभा में तीसरा सबसे बड़ा दल है, उसको नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला है। अगली खबर बता दें, अमेरिका ने माना भारतीयों का लोहा। सांसद ने कहा, अमेरिका को इंडियन
प्रोफेशनल्स की है जरूरत। जी हाँ, अमेरिका में वैसे तो बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यही वजह है कि अमेरिका को और ज्यादा भारतवंशियों की आवश्यकता है। एक अमेरिकी सांसद का कहना है कि अमेरिका को भारतीयों की सख्त जरूरत है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी सांसद मैट कार्टराइट ने भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की कैप को खत्म करने की अपील भी की। अमेरिका हर साल सिर्फ 7% भारतीयों को ही ग्रीन कार्ड जारी करता है। कार्टराइट ने इस कोटे को हराने की मांग की है। कार्टराइट ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि जब भारतीय नौकरी की तलाश में हो तो वो अमेरिका आकर बसे, क्योंकि अमेरिका को हाई क्वालिटी, हाई स्किल्ड और स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है। जी हाँ, यानी अमेरिका मान चुका है कि भारतीयों के बगैर अमेरिका भी अधूरा है। अगली खबर बता दें, 10 दिन में होगा मॉस्को से मुंबई का सफर। रशिया से भारत तक बन रहा रास्ता, आखिर पुतिन का क्या है खास प्लान, बता दें। जिनको नहीं पता, रशिया की अर्थव्यवस्था दशकों नहीं बल्कि सदियों से यूरोप के साथ व्यापार पर निर्भर रही है। बीते कुछ सालों में यूक्रेन से युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रशिया यूरोपीय बाजारों से तेजी से कटता चला गया। ऐसे में रशिया ने व्यापार के लिए नए साथी चुने हैं। इनमें पूर्व में चीन और दक्षिणी मार्ग से भारत और फारस की खाड़ी के देश शामिल हैं। दक्षिणी रूट पर अब रूसी नीति निर्माताओं का ध्यान केंद्रित हो गया है, क्योंकि वे पश्चिम से अपनी निर्भरता हटाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस साल शुरू होने वाला 100 मील का रेलवे रूट है, जो $1.7 अरब की लागत से बनेगा। यह फारस की खाड़ी पर रशिया और ईरानी बंदरगाहों के बीच मार्ग में आखिरी लिंक होगा। यह भारत से व्यापार के लिए मुंबई जैसे अहम गंतव्यों तक पहुंचाएगा। रशिया इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए ईरान को $1.4 अरब का ऋण देने पर सहमत हो गया है। अगली खबर बता दें, भारत, चीन, रशिया दुनिया के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्यों बेताब है। तालिबान का अफगानिस्तान, क्या है इसकी चाल, बता दें। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में आए करीब 3 साल हो गए हैं। वैश्विक समुदाय अब तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने से बचता रहा है। हालांकि तालिबान अब दुनिया में संबंधों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। इस साल जनवरी में काबुल में राजनयिक गतिविधियों में काफी तेजी दिखाई गई है। ये तब हुआ जब 11 देशों ने अफगानिस्तान क्षेत्रीय सहयोग पहल नाम से हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तालिबान के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तालिबान अधिकारियों के अनुसार इस बहुपक्षीय बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग विकसित करना था। इसमें भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। DW.com की रिपोर्ट कहती है कि इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की तालिबान शासन की इच्छा जरूर दिख रही है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, जरदारी ने आखिर क्यों किया बेटी आसिफा को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। पाकिस्तान में उठे कई बड़े सवाल, बिलावल को तगड़ा झटका। जी हाँ, पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा को देश की प्रथम महिला बनाने का फैसला लिया, जिसे पाकिस्तान में खातून अव्वल कहा जाता है। जरदारी का ये एक सोचा समझा कदम है। इसके पीछे की वजह उनको राजनीतिक विरासत सौंपने की कोशिश भी है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी का बिलावल के मुकाबले अपनी बेटियों के लिए ज्यादा प्यार है। बिलावल से कई चीजों पर मतभेद की वजह से भी वो चाहते हैं कि आसिफा राजनीति में आगे बढ़े और आने वाले कुछ सालों में अपनी मां बेनजीर भुट्टो की तरह पार्टी और देश को लीड करे। ऐसे में बहुत बड़ा झटका दोस्तों बिलावल भुट्टो को लगा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जरदारी ने बड़ा ऐलान किया, कहा अपने कार्यकाल के दौरान एक भी रुपए वेतन नहीं लूंगा। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि चाचा के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान से लौट आया शहबाज का भतीजा। पूरे 6 सालों के बाद हुई नवाज शरीफ के बेटे की घर वापसी। जी हाँ, बेटे नहीं बेटों की घर वापसी। पाकिस्तान की सत्ताधारी मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन 6 साल बाद मंगलवार को देश लौट आए। हुसैन और हसन की पाकिस्तान वापसी ऐसे समय में हुई है जब उनके चाचा शहबाज शरीफ ने पहली बार चुनाव जीतकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शाही परिवार के वंशज बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बहुत बड़े नाम। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दिया। भाजपा ने दूसरी सूची में 72 दिग्गजों को 2024 के चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर समेत कई राजनेताओं के नाम है। वहीं कुछ दिग्गजों के नाम काट दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम प्रताप सिम्हा का है, जिनके विजिटर पास पर संसद सुरक्षा में चूक हुई थी। नई सूची में 13 ऐसे नाम है जिसमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और शाही परिवार के वंशज है। इन नामों पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें, ये जो स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, इनको दूसरे लिस्ट में जारी किया गया है, जहां नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, भारती प्रवीण प्रवार, प्रहलाद जोशी, बसवराज बोम्मई, शोभा करंदलाजे, तेजस्वी सूर्या, यदुवीर कृष्ण दत्त, चामराज, अनुराग ठाकुर, कीर्ति सिंह देव वर्मा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह यादव। गौरतलब है कि आम चुनाव अप्रैल के महीने में होने की संभावना है और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आने वाले कुछ दिनों में आदर्श आचार संहिता जारी करने की भी उम्मीद है। जी हाँ, साथ ही साथ जो
लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है दोस्तों। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम डाल करके उन लोगों को करारा जवाब दिया है। बहरहाल कौन कौन ये मानता है कि नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी कभी भी छोड़ नहीं सकती। जी हाँ, अगली खबर बता दें, हुजूर मैं बेकसूर हूँ, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। जी हाँ, यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी परेशान हो गया। उसने कोर्ट से बोला कि हुजूर मैं बेकसूर हूँ, मुझे साजिशन फंसाया जा रहा है। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने अपने हाथों से मुंह को पकड़कर नीचे की ओर झुका लिया। सजा का ऐलान होने के बाद जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको ये भी बता दें कि मुख्तार को 36 साल पुराने फर्जी लाइसेंस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा से आएगी बड़ी खुशखबरी, बीजेडी और बीजेपी में सीट फार्मूला हुआ तय, लेकिन कहां फंस गया पेच बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा राज्य से बीजेपी और बीजेडी में अलायंस पर जल्द ही मुहर लग सकती है। दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि राज्य विधानसभा और लोकसभा के आगामी चुनावों के लिए भाजपा और बीजेडी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो गई है, बस मुहर लगना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा सीटों के लिए तो दोनों दलों में सीटें तय हैं, लेकिन विधानसभा सीटों को लेकर सहमति अभी नहीं बन पा रही। अब खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और शीर्ष भाजपा नेतृत्व के बीच गुरुवार को यह गतिरोध भी सुलझ सकती है। साथ ही साथ बता दें, आज से मेरा कोई सगा भाई नहीं। जी हाँ, ममता बनर्जी ने सगे भाई बाबुन बनर्जी से तोड़े सारे रिश्ते। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में सियासी उथल पुथल मची हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाई बाबुन बनर्जी से नाता तोड़ लिया है। बाबुन ने आगामी आम चुनाव में हावड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रसून बनर्जी को फिर से नामांकित करने पर नाराजगी व्यक्त की। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उग्र होकर ममता बनर्जी ने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बनर्जी ने कहा, मैं और मेरा परिवार बाबुन के साथ सभी रिश्ते त्याग रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हर चुनाव से पहले वो एक समस्या पैदा करता है ताकि मैं उसे चुनाव का टिकट दे दूं। मुझे लालची लोग पसंद नहीं है और मैं वंशवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करती। मैंने उसे अस्वीकार करने और उसके साथ सभी रिश्ते खत्म करने का फैसला किया है। दोस्तों, कुछ घंटे पहले बाबुन बनर्जी ने प्रसून बनर्जी के चयन के लिए तृणमूल की आलोचना की थी, जो हावड़ा के मौजूदा सांसद है। उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीदवार के चयन से खुश नहीं हूं, प्रसून बनर्जी सही विकल्प नहीं है। कई सक्षम उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसके बाद बौखला गई ममता बनर्जी और ये फैसला लिया है। दोस्तों, ऐसे में जो अपने भाई का नहीं हो सकती, वो आखिर बंगाल की जनता का कैसे होगी? दोस्तों, क्या लगता है आपको? इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और किस किस को लगता है कि इस बार बंगाल में बदलाव होकर ही रहेगा, जंगल राज जरूर मिटेगा, खत्म होगा, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर बता दें, देश भर में किसान 16 मार्च से निकालेंगे अस्थि कलश यात्रा, हरियाणा से होगी शुरुआत। जी हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 16 मार्च से देश के विभिन्न राज्यों में अस्थि कलश यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसके लिए शुक्रवार को किसान नेता अपने समर्थकों के साथ भटिंडा के गांव बल्लो जाएंगे। यहाँ से शुभकरण की अस्थियों के 21 कलश तैयार करके इन्हें पहले शंभू और खनौरी सीमा पर ले जाएंगे। इसके बाद 16 मार्च से हरियाणा से अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि यह यात्रा हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात और राजस्थान राज्यों में भी निकाली जाएगी। ये यात्रा गांव-गांव जाएगी और इस दौरान लोगों को केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की मांगों के समर्थन में आगे आने को प्रेरित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।